तुम्हारे समाज को बता देना कि मेरा बाप मर गया, पापा मैं आपसा नहीं बन पाया, पापा मैं आपसा नहीं बन पाया। आप जहाँ भी हों खुश रहें, हम भी यहाँ खुश दिखने की कोशिश करते रहेंगे। हम हाथ फैलाते हैं गूगल के सामने और दम्भ भरते हैं तरक्की का। मेरे साथ साथ मेरे पूरे जोधपुर या राजस्थान के लिए फख्र की बात है कि पिता को जानने के लिए बनना पड़ता है पिता। कैसे मनाते फादर्स डे, मदर्स डे कि लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी और माताजी को तुम प्यार करते हो। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। खास इसलिए भी है क्योंकि आज कैलेंडर पर खास दिन दर्ज हुआ है और वो दिन है फादर्स डे। एक पिता जो हमारे जीवन का वह निर्देशक है जो पर्दे के पीछे रहते हुए भी आपको सभी प्रकार के निर्देशन देते हैं, हमें जिंदगी के मंच पर अभिनय करना सिखाते हैं। ठीक उसी तरह एक निर्देशक, एक कलाकार हमें जिंदगी के हर रंग से रूबरू कराते हैं। और बात जब रंगमंच की दुनिया की हो, विभिन्न किरदारों की हो, तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कला, अपनी दृष्टि और अपने अभिनय से न केवल किरदारों में जान फूकी है बल्कि रंगमंच को एक नई ऊंचाई दी है। जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर न जाने कितने कलाकारों को तराशा है और पर्दे के सामने आकर हर दर्शक के दिल को छुआ है। जिन्होंने पिछले 40 सालों से थिएटर की दुनिया को जिया है। 100 से ज्यादा नाटकों में अभिनय, 50 से ज्यादा नाटकों का लेखन निर्देशन और हाल ही में पाइपलाइन नाम की मूवी में रघुवीर यादव जी के साथ स्टेज ऐप की हुकुम में टाइटल रोल और रणवीर सिंह के निर्देशन में बियॉन्ड द सैंड जैसे फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिग्गज अभिनेता, निर्देशक व लेखक आदरणीय प्रमोद वैष्णव जी आज हमारे साथ उपस्थित है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कविवाणी पे। आभार सर, कविवाणी के इस एपिसोड में मुझे यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए कविवाणी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगा कि आज अगर फादर्स डे पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन अनछुए पहलुओं को भी सामने लाएं जिन पर पिताजी को लेके कभी बात नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन सब चीज़ों को सामने लाऊँ। आपके बाप की जो छवि है वो हमेशा एक डिक्टेटर टाइप की, और लेकिन अगर हकीकत में पूछे तो क्या वो वाकई डिक्टेटर होता है? नहीं सर, मुझे ये बात आभास भी है। जब कोई चीज अपने पास रहती है तब उसकी अहमियत नहीं मालूम पड़ती है। गत वर्ष ही दिसंबर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हाँ। तो अब इन बातों को और मैं कुछ ज्यादा गंभीरता से समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो पिता का दिवस है, पिताजी का दिन है। तो आपने राजा का भी रोल किया है, रंग का भी किया है, निर्देशन में भी हाथ बटाते हैं। एक निर्देशक और एक पिता में जो समानता को हमने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, दोनों की इस जगह पर भूमिका एक ही है। एक बाप जो है उसके लिए घर का हर सदस्य बराबर होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पहले जब माँ आपको पता हो तो 6-6, 7-7 बच्चे भी होते थे, लेकिन उसमें से ये नहीं है कि ये दूसरे नंबर का प्यारा है या तीसरे नंबर का प्यारा है। बाप के लिए वो सभी बराबर होते। बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ सर। और जब बराबर होते तभी उसके परिवार का जो गाड़ी है वो बिल्कुल स्मूथली आगे चलती। ये कि ये चीज़ नाटकों में है, नाटकों में डायरेक्टर पिता के बराबर का ही किरदार है। वो नाटक के एक एक छोटे से छोटे किरदार को लेके जितना मतलब अपने दिल से जोड़ के उससे करता है उतना ही उसका नाटक और अच्छा होता है। तो बाप में और डायरेक्टर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, एक फर्क जो आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, हमारा जो अभी समाज है वो बाजार का समाज हो गया। तो अक्सर हम अखबारों में या पढ़ते हैं, आसपास भी देखते हैं कि बच्चे पिताजी से पूछ लेते हैं कि आपने क्या किया, हमारे लिए क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल सेम ये कि ये नाटक का निर्देशक जब किसी बच्चे को तैयार करता है, नए बच्चे को लेके तैयार करता है और 3-4 नाटक करने के बाद वही बच्चा उस डायरेक्टर को कहता है कि इसे आता कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ भी दोनों समानता ही एक जैसे हो गए दोनों परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एक पदवी पोस्ट कह लो, डायरेक्टर भी जो है वो बाप की जगह पर है, और बाप जो है वो अपने परिवार का जो डायरेक्टर है कि वो सही तरीके से सबको काम में लेगा तो उसके परिवार का जो नाटक है वो अच्छा चलता रहेगा, नहीं तो क्लाइमैक्स गड़बड़ा जाएगा उसका। बिल्कुल। पिछले 20 सालों से आप कहानियां लिख रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में आए हुए हैं। साथ ही लेखनी नाम का संस्था जो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, बार बार हम भी उसमें शामिल होने जाते हैं। जब आप पिता के बारे में लिखते हैं, पिता के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं, तो उस समय आपकी कलम कैसे काम करती है? मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ कि मेरे पिताजी जो 2011 में उनकी डेथ हुई थी। हाँ सर। मेरे और मेरे पिताजी के दोस्ताना ताल्लुकात थे।
तो लास्ट के जो अच्छा। पल बचे थे, मतलब हाँ। जो 2-3 साल, हाँ। तो मैं पिताजी का सबसे अच्छा दोस्त था। तो मुझे याद है कि बुढ़ापा एक तरह से ऐसा होता है कि अगर आप दिन भर में उनसे बात नहीं करें तो शाम तक तबीयत खराब हो जाती है। आप भी अपने पिताजी को देख चुके होंगे। तो मैं कहीं से बाहर से आता और वो अनमने से बैठे रहते थे, तो मैं देखते ही समझ जाता। मैंने कहा क्या हुआ? कि नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा चलो कपड़े पहनो घूम के आते हैं। अच्छा। और मैं बाइक पे उनको सड़कों पे चक्कर भी कटवाता था। अच्छा अच्छा। मतलब उस तरह से बिल्कुल दोस्ताना। बिल्कुल दोस्ताना सा। हाँ। उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे परिवार में, मेरे अंदर बहुत कुछ टूटा, कुछ नया बना। तो उसको लेके मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी। बिल्कुल सर। वो आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। पिता, ये नाम आते ही जहन में याद आता है गंभीरता से लिपटा स्नेह। बिल्कुल। याद आता है गंभीरता से लिपटा स्नेह। डांट में छुपा अपनत्व, डांट में छुपा अपनत्व। मांगने से पहले तकिए के नीचे रखी पॉकेट मनी। बिल्कुल बिल्कुल। मांगने से पहले तकिए के नीचे रखी पॉकेट मनी। साथ में याद आती है मेरी बाइक के पास खड़ी एक पुरानी साइकिल। साथ में याद आती है मेरी बाइक के पास खड़ी एक पुरानी साइकिल। मेरे कपड़ों के बीच माँ की गलती से रखा था एक पुराना कोट, जिसमें मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक की फीस की रसीदें थी। और थी एक पुरानी डायरी। अच्छा। जो कभी अचानक मेरे हाथ लगी, जिसमें था खर्च के हिसाब के साथ माँ से किए हुए कुछ वादे जो कभी पूरे नहीं हो सके। माँ से किए हुए कुछ वादे जो कभी पूरे नहीं हो सके। आज वर्षों बाद पिताजी की जगह मैं खड़ा हूँ। आज वर्षों बाद पिताजी की जगह मैं खड़ा हूँ और वही सब करता जा रहा हूँ जो पिताजी करते थे। और वही सब करता जा रहा हूँ जो पिताजी करते थे। मैं भी झेलता हूँ अपने बेटे का अघोषित विद्रोह। मैं भी झेलता हूँ अपने बेटे का अघोषित विद्रोह। अब समझ में आया नहीं जाना जा सकता पिता को कभी बेटा बनकर। नहीं जाना जा सकता कभी पिता को बेटा बनकर। पिता को जानने के लिए बनना पड़ता है पिता। वाह वाह, लाजवाब है। जब कोई संतान अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता है, उनके मानसिक और शारीरिक तनाव किस प्रकार आते हैं? एक संवेदनशील कवि होने के नाते आप इसको किस प्रकार देखते हैं सर? आज के हालात को देख के पिता की जो स्थिति है, मैंने उस पर एक प्ले लिखा था सर, थैंक्स बेटा। एक आदमी जो है, बुजुर्ग आदमी है, एक बेटा है और बेटे की बहू है। ये 3 जने हैं। बेटे की बहू को उसका साथ रहना पसंद नहीं है और वो बेटी की बहू से लड़ती रहती है, इसको बुड्ढे को कहीं निकालो। और बेटा कहता है कि मेरे पिताजी मेरे अलावा और कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे? सही। और फाइनली एक दिन इतना ज़बरदस्त झगड़ा होता है कि वो कहती है कि मैंने इनका वृद्धाश्रम में इंतजाम कर दिया, इनको वहाँ लेके जाओ। अब वो बुजुर्ग आदमी बहुत स्वाभिमानी है, वो सुन लेता है ये बात। वो सुन के और अपने अटैची और वो बिस्तर लेके आता है बाहर। और बेटे कहता है चल छोड़ गया। तो वो कहता कहाँ? कि जहाँ बहू ने इंतजाम किया है वहाँ छोड़ गया मुझे। कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। कि तुझसे कुछ मैनेज नहीं होगा, मुझे छोड़ गया चल। अच्छा। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तो कपड़े चेंज करके आ। और वो वृद्धाश्रम चला जाता है। अच्छा। और वृद्धाश्रम जाने के बाद उनके घर में सब कुछ मतलब उसकी वाइफ के हिसाब से जो सही हो गया, उनके हिसाब से सही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक एक दिन उनको पता चलता है कि वो बुजुर्ग आदमी वृद्धाश्रम में है ही नहीं। अच्छा। गायब हो गया वहाँ से। अब गायब होने का सुनते उनको लगता है वापस ना आ जाए, तो वो ढूंढने घूमते हैं इधर उधर, कहीं नहीं मिलता है वो। जब पता चलता है उन्हें, तो पता चलता है उनको कि वो एक लड़की के साथ रहते हैं और वो जो लड़की है वो एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी है। जैसे ही हमारे साथ प्रोस्टिट्यूट एक शब्द जुड़ता है तो समाज के तो हम उस आदमी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। इस उम्र में ठरकी हो गया, सटिया गया, समाज में इज्जत का कोई ध्यान नहीं, वो लड़की के साथ रहता है, शर्म नहीं आती उसे। पता करता है वो कहाँ रहता है तो उसको उसका एड्रेस पता चलता है। एड्रेस पता चलने के बाद वो वहाँ जाता है और बाप को खूब खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हें शर्म आती है इस उम्र में, तुम ऐसा काला मुंह करवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और बाप कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता है। इतने में वो लड़की आती है और आके कहती है कि ये मैं आपकी दवाइयाँ ले आई हूँ, बहुत मुश्किल से मिली है और अब आप वक्त लेना। तो और वो दोनों को देखती है और समझ जाती है कि अच्छा ये इनका बेटा है। तो वो कहती है अच्छा आप बात करें, अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाती हूँ मैं। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है तो बेटा रोकता है कि रुक जा, तेरी वजह से बाप की हालत हुई है ना, वही है ना वो गंदी नाली का कीड़ा। वो गंदी नाली का कीड़ा बोलते ही बाप एकदम से उठता है कि बस अब इससे ज़्यादा इसको कुछ मत कहना। और उसके बाद जो वो स्पीच देता है कि क्या सुनना चाहता है तू, वो कहता है कि तुझे मालूम है जब तू वृद्धाश्रम में छोड़ कर गया था मुझे, मैं कितना बीमार था।
तुझे बहुत बार फ़ोन किए मैंने, लेकिन तूने फ़ोन तक नहीं उठाया। उस वक्त ये लड़की जो सिर्फ संडे संडे हम लोगों की देखभाल के लिए आती थी, जब इसने मुझे इतना बीमार देखा, तो ये 15 दिन तक मेरे पास से हटी नहीं है। और उसके बाद से इसने कहा अब आप मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी, और मैं इसके साथ घर आ गया। ओके, जानकारी के लिए तेरे को और बता दूं कि जिस तरह बे औलाद माँ बाप बच्चे गोद लेते हैं, इसके बाप नहीं था, इसने मुझे गोद ले लिया। हाँ। अब अगर हम बाप बेटी दोनों साथ रहते हैं तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यहाँ आते आते वो कहता है कि मुझे मालूम है तो क्यों आए। लड़की को इशारा करता है, लड़की अंदर से बहुत सारी फाइलें लाती है कि ये मकान की रजिस्ट्री, ये बैंक बैलेंस, ये इधर से उधर जो ज़मीनें खरीदी थी, ये सब तेरे नाम कर चुका हूँ मैं। और जानता है किसके लिए? तू जिसको गंदी नाली का कीड़ा गिरा है ना, उसी ने कहा कि ये सब भैया को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो अब ये ले जाओ आप, और इसके ले जाने के बाद अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। जाने लगता है तो रोकता है कि 1 मिनट, जेब में से 50 रुपये निकालता है कि रास्ते से जाते हुए एक माला ले जाना, मेरे पास मेरी तस्वीर भी होगी शायद, अगर हो तो दीवार पे लगा देना, माला पहना देना, और तुम्हारे समाज को बता देना कि मेरा बाप मर गया, आज के बाद तेरा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं, रवाना हो जाओ यहाँ से। और जब जाता है उसके बाद वो बुढ़ा फूट फूट के रोता है। तो लड़की कहती है कि पिताजी अब ऐसा क्यों? कि नहीं बेटी, आज रोने दे, परसों का जमा मवाद आज निकला है। और थैंक्स बेटा, उसको कहता है कि आज तेरी वजह से मेरी ये हिम्मत हुई कि मैं इसको ये बोल सका जो इतने बरसों में नहीं बोल पाया। अच्छा। ये सर मैं कम से कम 17-18 शो कर चुका हूँ, बाप का कैरेक्टर मैं खुद ही करता हूँ इसमें। पब्लिक के आपको मतलब मैं बताऊँ तो ये नाटक खत्म होने के 5-7 मिनट बाद तक पब्लिक कुछ बोल नहीं पाती है। मेरा अनाउंसर तक जो हैं, मेरे जई साहब जो हैं, हाँ। जो मेरे नाटक के अनाउंसमेंट भी करते हैं, मेरे एक्टर भी हैं, वो हाँ। 5 मिनट वो बैठते थे। अच्छा। बोलने की कंडीशन नहीं रहती थी, गला भर जाता था उनका तो अभी कि 5 मिनट मैं उसके बाद बोलता हूँ। और 5 मिनट वो जनता बैठी रहती थी, उसके बाद वो बाहर आके सबका इंट्रोडक्शन देते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा। और हर शो में यही हुआ मेरे साथ। घर में पहले से ही इतना मजबूत फ्रेंडशिप बॉन्ड हो, तो बाहर के दोस्तों को लेकर आपका नजरिया क्या रहा सर? पता नहीं क्यों बचपन से मुझे बुजुर्ग आदमियों के साथ बैठना अच्छा लगता है। कल मेरी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने बताया मेरे एक दोस्त हैं कि थोड़े अभी परेशानी में हैं, घर बार बार बदल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हाँ। तो आपके दोस्त हैं? मैंने कहा हाँ। बात करते करते कि कितनी एज है उनकी? मैंने कहा 72। कि 72 के आपके दोस्त हैं? मैंने कहा हाँ, इससे बड़े भी हैं। क्या? मैंने कहा इससे बड़े भी हैं। तो मेरे जो दोस्तों का सर्किल रहा ना सर, हाँ। वो लगभग मतलब मुझसे बड़े उम्र के जो लोग हैं, हाँ। तो मुझे उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। और उनसे जो चीज़ें मुझे मिलती, हाँ। शायद वही मेरे लिखने में काम आती है, वही मेरे ज़िंदगी में काम आती है कि मैं उन सब लोगों का दर्द समझ पाता हूँ। मैं अपने पिताजी की बताता हूँ, पिताजी एक ही कहानी, मतलब एक ही घटना मुझे रोज़ सुनाते थे। अच्छा। उम्र के साथ साथ हाँ, थोड़ा थोड़ा मेमोरी उस तरह से हो जाती है। हाँ। और मैं हर बार नए रिएक्शन देता, नहीं नहीं पापा ऐसा थोड़ी होता है, और कह रहे तेरे को पता नहीं है। तो बात करने के लिए उनको चाहिए। मैं कई जगह पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो बुजुर्ग हैं वो घर में अकेले हैं, तो मैं उनसे बात करने बैठ जाता हूँ। वो इतने खुश होते हैं मुझसे बैठ के बात करके, और कहते हैं तुम दोबारा कब आओगे। ये बुजुर्गों के साथ मेरा जो एक कनेक्शन है, मतलब ऊपर वाले ने क्यों बनाया है नहीं मालूम, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ, मतलब मेरे बराबर के या मुझसे छोटों के साथ बैठने से ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मैं बुजुर्गों के साथ बैठूँ। आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। बच्चे आपको हमेशा मतलब उस जगह पर खड़ा कर देते हैं लाके कि जैसे हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। वैसे भी अभी इतना बदलाव आ चुका है ये कि हम वाकई ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब कई बात होती है, अब डैडी आप रहने दो यार, हाँ, डैडी आप रहने दो यार, है ना। हाँ। ये कॉमन सबके घरों में है। बिल्कुल। तो उसको लेके मैंने कभी कुछ दिन पहले लिखी थी कि पापा जब जब मैं करता हूँ कोशिश आप जैसा बनने की, जब जब करता हूँ कोशिश में आप जैसा बनने की, बच्चे आकर करीब जता जाते हैं कि नहीं रहा वो ज़माना जिसमें आप थे। कमाल है ना, पहले आपसे डरते थे, पहले आपसे डरते थे हम, और आजकल बच्चों से डरना पड़ता है। अब आजकल बच्चों से डरना पड़ता है, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल अपनी दवाइयों से ज़्यादा रखना पड़ता है। उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल अपनी दवाइयों से ज़्यादा रखना पड़ता है। ऐसा क्यों है पापा? ऐसा क्यों है पापा? क्या हमारी पीढ़ी को सम्मान से जीने का कोई हक नहीं है? सैंडविच जनरेशन बन गया। हाँ, क्या हमारी पीढ़ी को सम्मान से जीने का कोई हक नहीं है? खैर पापा, मैं भी क्या ले बैठा, आपको भी इस दुनिया से क्या लेना देना। आप जहां भी हों खुश रहें,
हम भी यहाँ खुश दिखने की कोशिश करते रहेंगे। गजब। हर बच्चे के लिए जब छोटा होता है तो उसके पापा सुपरमैन होते हैं। बिल्कुल, हाँ। जब आप घर में नहीं होते हो तो आपकी जगह पर आपकी स्टाइल से बैठेगा, आपकी तरह से बात करेगा, आपके जूते पहनेगा। मतलब वो एक बहुत कॉमन साइकोलॉजी है हर बच्चे पापा बनना चाहता है, पापा बनना चाहता है, उसका रोल मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी को लेकर सर एक कविता थी मेरी कि बहुत कोशिश की लेकिन हर बार मैं हार गया। बहुत कोशिश की लेकिन हर बार मैं हार गया। पापा मैं आपसा नहीं बन पाया। पापा मैं आपसा नहीं बन पाया। जीवन की हर कड़वी सच्चाई घूंट में रोज पीता रहा। जीवन की हर कड़वी सच्चाई घूंट घूंट रोज पीता रहा। सब कुछ सहा, सब कुछ सहकर भी कभी रुका नहीं। फिर भी पापा मैं आपसा नहीं बन पाया। फिर भी पापा मैं आपसा नहीं बन पाया। हो जाता हूँ विचलित मैं छोटी छोटी परेशानियों में। हो जाता हूँ विचलित मैं छोटी छोटी परेशानियों में। मुसीबतों में भी मुस्कुराने का आपसा हौसला मुझ में नहीं आया। पापा मैं आपसा नहीं बन पाया। पापा मैं आपसा नहीं बन पाया। हर कोई कहता है मुझसे तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। हर कोई कहता है मुझसे कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। पापा जैसे दिखते हो। सुनकर अच्छा लगता है। पर जब कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने पापा जैसे हो बिल्कुल, तब होता है महसूस कि पापा मैं आप जैसा नहीं बन पाया। आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, निकल आता है अक्सर उनके मुंह से जब मैं कुछ ऐसा कह जाता हूँ जो उनको पसंद नहीं है, तब बोल पड़ते हैं कि पापा आप बिल्कुल दादाजी जैसे हैं। जो उनको नहीं है पसंद तब वो बोलते हैं कि पापा बिल्कुल दादाजी जैसे हैं। तब थोड़ा सा होता है सुकून कि चलो कहीं ना कहीं पापा मैं आप जैसा तो बन पाया। कहीं ना कहीं तो आप जैसा। लाजवाब 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 सर। पापा के जाने के बाद ये आपके मन में भी विचार होंगे सर, जिन जिन ने अपने पिताजी को खो दिया, ये उन सब की मन की बात है जो मैंने अपनी बात कही। लेकिन जब मैं मतलब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब उन लोगों की बातें हैं जो अभी तक अपने पिताजी के साथ अपने नहीं हैं। तो उनमें था कि पापा आप जब तक साथ थे नहीं हुआ एहसास किसी कमी का। पापा आप जब तक साथ थे नहीं हुआ एहसास किसी कमी का। पर अब नहीं है कोई समझने वाला मेरे अंतस की पीड़ा। पर अब कोई नहीं है समझने वाला मेरे अंतस की पीड़ा। नहीं है कोई ये कहने वाला कि चिंता मत कर मैं हूं ना। कि चिंता मत कर मैं हूं ना। मेरे कांधे तरस रहे हैं उन हाथों को। मेरे कांधे तरस रहे हैं उन हाथों को जो दबा के कांधा हल्के से धीरे से बोलते थे चिंता मत कर मैं हूं ना। यूं तो जताया अपनापन बहुत से लोगों ने, बहुत कुछ कहा भी उन्होंने मुझसे, पर यह किसी ने नहीं कहा कि चिंता मत कर मैं हूं ना। पर यह किसी ने नहीं कहा कि चिंता मत कर मैं हूं ना। हर बार तकलीफ में मैं घुसा अपनों की भीड़ में। बिल्कुल हर बार तकलीफ में घुसा मैं अपनों की भीड़ में। पर कहीं से नहीं आवाज आई कि चिंता मत कर मैं हूं ना। पर न जाने क्यों ये मन हारा नहीं अब तक। पर न जाने क्यों ये मन हारा नहीं अब तक। आपकी यादें आज भी अक्सर आकर करीब मेरी टूटी फूटी उम्मीदों को हिम्मत बंधाती है कि चिंता मत कर मैं हूं ना तेरे साथ। लाजवाब सर। एक कविता और है, मैंने माँ से कही थी ये बात, लेकिन वो उसमें थे पापा। पिताजी दिमाग से सोचते हैं, माँ दिल से सोचती है, और दिल से सोचने वाला हमेशा भोला इंसान होता है। है ना, वो बहुत दूर तक नहीं सोच पाता। तो माँ का जो दिल से सोचना था उस पर मैंने कुछ लाइनें कही थी कि माँ तुम दुनिया की हर माँ जैसी ही हो। माँ तुम दुनिया की हर माँ जैसी ही हो। बहुत कोमल है तुम्हारा हृदय, बहुत कोमल है तुम्हारा हृदय। पर दुनिया बहुत व्यवहारिक है माँ। पर दुनिया बहुत व्यवहारिक है माँ। काश तुम भी थोड़ी पापा जैसी होती। काश तुम भी थोड़ी पापा जैसी होती। आपने दिग्गज निर्देशकों के साथ भी काम किया हुआ है। आपकी जो फिल्में तो दो तो अभी 101/2 है और एक पाइपलाइन की शूटिंग चल रही है। तो इतने बड़े बड़े बैनर के तले मूवी करना और फिर काम के सिलसिले में वर्कशॉप आपको बाहर जाना पड़ता होगा। तो एक पिता के रूप में आप कला और परिवार के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? आसान तो नहीं है इतना। अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं उतना अच्छा पिता रहा नहीं कभी। क्या बात करते हैं? क्योंकि मेरा बहुत समय लंबा जो है वो बम्बई में बीता।
उसके बाद आया हूँ तो ये खाना बदोशों वाली ज़िंदगी रहती है। लेकिन इतना एक बहुत अच्छा है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। तो आसान है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे माँ पिताजी, हाँ। बड़े भाई, मेरे बड़े भाई के बच्चे, मेरे बच्चे, हम एक ही घर में रहते हैं आज भी। तो इसलिए मुझे एक बाप की तरह अपने आप को मतलब उन बच्चों के सामने रखने की ज़्यादा वो करना नहीं पड़ा। एकल परिवार में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एकल परिवार में तो सर बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये जॉइंट फैमिली के फ़ायदे हैं। हाँ। मेरे 3 चाचा हाँ। और मेरी दादी दादा हम सब साथ रहते थे, तो हम उसी की आदत में पड़े हुए हैं। तो हमें जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है, और शायद जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से ही आज बेटा जो है मेरा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ। और बेटी जो है वो स्टॉक मार्केट का काम करती है। हाँ। और मतलब उनको कभी मेरे ये घर में नहीं होने की कमी नहीं। महसूस नहीं होने दी। वैसे कमी तो देखो सर होती है जब, हाँ, लेकिन मैं अब सब लेकिन जब बिल्कुल 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 वो सब साथ रहने की वजह से उनका बचपन थोड़ा आसान हो गया, बस ये कह सकता हूँ। बम्बई रहा था मैं, गजराज राव जी के संपर्क में आया। वहीं से वो मेरे बहुत मतलब यूँ मुझसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहे। उन्होंने जो कंपनी बनाई थी, एक एड मेकर हैं, मतलब अब तो एक्टिंग भी, पहले भी एक्टिंग करते थे, फिर एक्टिंग नहीं, उनको थोड़ा लगा कि अभी परिवार को संभालना है। हाँ। तो उन्होंने एक एड एजेंसी खोली। हाँ। उस एड एजेंसी का पहला ऐड मैंने किया था उनके साथ। सोशल अवेयरनेस के लिए शायद एशिया का बेस्ट ऐड घोषित हुआ था 2004 का। इसमें आज तक का ऐड था वो, हाँ। जिसमें एक बुजुर्ग आदमी जो है वो बस में सफ़र कर रहा है, एक और 3 बदमाश लड़के चढ़ते हैं और लड़की को छेड़ते हैं, अच्छा। और फिर वो बुजुर्ग आदमी एक हमें से एक जने को थप्पड़ मारता है। बहुत फेमस हुआ था ये ऐड। अच्छा। अच्छा। तो उसमें वो जो बदमाश लड़के होते हैं गुंडे, उसमें से एक मैं भी था। और नागेश कोकुनर जी के साथ एक फिल्म की थी मैंने यहाँ पानी के ऊपर, देचू में शूट हुआ था उनका। हाँ। उसके साथ एक वाकया मुझे बहुत अच्छा सा याद आ रहा है। हाँ सर। मतलब उससे लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या सर कि बाहर से कोई आती है टीम, हाँ। तो वो सिर्फ फिलर के रूप में यहाँ से एक्टर लेते हैं, तो जो अगर ज़्यादा नुकसान भी करें तो उनका नुकसान नहीं होना है। हाँ। नागेश कोकुनूर ने यहाँ आकर बड़े बड़े किरदार के लिए लोगों को लिया, अच्छा। और उसमें से एक जो 5 फीमेल्स की कहानी थी, उस एक फीमेल के अपोजिट में था। शूट चलता रहा, बहुत आराम से सब कुछ हुआ। उसके यहाँ पहली बार देखा जैसे नाटकों में होता है, जैसे कर्टन कॉल होता था कि जिस बंदे का जो लास्ट शॉट हो गया, हाँ। आज उसका पैकअप है, तो वो बाकायदा सामने आके घोषणा करते थे कि फलां जो कैरेक्टर है, ये जो कर रहे थे, आज इनका पैकअप हो गया, आज ये हमसे मतलब विदा ले रहे हैं, और तब पूरी टीम खड़ी होकर ताली बजाती थी। हाँ। जिस दिन मेरा पैकअप हुआ, उस दिन मेरा पैकअप था एक बीजू खोटे का पैकअप था। हाँ। कालिया जो बनते थे, हाँ। है ना। हाँ। हाँ। और एक जो मेरे साथ अपोजिट लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो सीरियल की फेमस एक्ट्रेस है वो। अच्छा। हम तीनों का पैकअप था उसी दिन, मतलब उसी दिन, हाँ। एक ही टाइम में। हाँ। तो उन्होंने हम सबको सामने खड़ा किया लाके, अच्छा। और सबसे पहले तो ये घोषणा की उन्होंने कि भाई आज ये 3 लोग जो हैं, मेरे कैरेक्टर का नाम जीतू होता है उसके अंदर। अच्छा। आज जीतू और ये जितने भी थे, उन सब का आज लास्ट शॉट हो गया, और आज हमसे ये विदा ले रहे हैं, और सबने ताली वाली बजा के। और सर उसके बाद जो उन्होंने एक बात कही थी, वो मतलब मेरे मतलब दिमाग में, जहन में छप गई। कोकुनूर साहब। उन्होंने माइक के ऊपर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा मुझे मालूम नहीं था, मैंने तुम्हें बहुत छोटा कैरेक्टर दिया, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस तरह का एक्टर यहाँ मिल सकता है। तो ये सर, ये मेरे साथ साथ मेरे पूरे जोधपुर या राजस्थान के लिए फख्र की बात है कि लोग अगर कोई आते हैं तो ये ऐसे सोच के नहीं आए कि यहाँ से वो सिर्फ फिलर ले सकते हैं। आपको इस शहर में, राजस्थान में अच्छे एक्टर भी मिलेंगे, कम से कम आप उनको एक बार काम में लेकर देखें। सर सबसे लाइमलाइट में तो अभी आपकी पाइपलाइन चल रही है। पाइपलाइन चल रही है सर, जिसमें रघुवीर यादव जी भी हैं। पाइपलाइन सर एक शहर के ही बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मतलब 5-6 पहले स्टेज के लिए मतलब फिल्में बनाई थी, जिसमें से एक हुकुम थी, जिसके अंदर मैं लीड खलनायक, मतलब हुकुम टाइटल रोल में मैं ही था उसके अच्छा। अंदर। अच्छा। हाँ। और उनकी एक जो फिल्म है, सीरीज है सरपंच, वो बहुत हिट हुई है। अच्छा। हाँ, अभी चल भी रहा है। सरपंच है, और एक रीस करके बहुत अच्छी रीस है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सारी फिल्में उन्होंने बनाई थी, और पहली बार उन्होंने एक हिंदी फिल्म के लिए मतलब कहा, उसके राइटर भी वही हैं। पंकज सिंह तंवर से मेरा रिश्ता ऐसा है कि उसका थिएटर मेरे साथ शुरू हुआ, आज वो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, तो बहुत एक वही अगेन एक बाप वाली खुशी होती है। हाँ। कि उसके अंदर का जो एक्टर है वो उंगली पकड़ के साथ चला है। हाँ। जिस तरह बाप अपने बच्चे को लेके जाता है, तो आज जब वो उस जगह पर खड़ा है, हाँ, तो बहुत खुशी होती है कि यार देखो मेरे साथ जो काम कर रहा है लड़का वो यहाँ तक आ गया। हाँ। तो बहुत एक शांति मिलती है।
सर, आप रंगमंच पे इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लिखनी में भी काम कर रहे हैं, आपकी कलम भी चल रही है। चूंकि आज फादर्स डे है, आप नए नए नवयुवकों को तलाशते रहते हैं, या तो लेखनी में हो या फिर रंगमंच पे हो। तो एक एज ए फादर फिगर या फिर एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे नवयुवक दर्शकों को आप क्या नया सलाह मशवरा दे सकते हैं? नवयुवकों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप टेक्निकली हम लोगों से बहुत आगे हो। हम नहीं जानते जितना आप टेक्निकली जानते हो। लेकिन कई चीज़ें जो कलाएं हैं वो टेक्निक से ज़्यादा संवेदनाएं मांगती है। वो संवेदनाएं आप में माफ़ करना हमसे कम है थोड़ी। अगर आपकी टेक्निक और हमारी संवेदनाएं अगर बराबर मात्रा में मिल जाती हैं तो शायद हम कोई बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी हम इस सिर्फ ये कहने में लगे हैं कि आज की जवान पीढ़ी सुनती नहीं है किसी का, और जवान पीढ़ी ये कहती है कि इन लोगों को समझ में कुछ नहीं आता है, और इससे जो हम दोनों के बीच में जो एक खाई बनती जा रही है वो कई चीज़ों के मतलब इसीलिए आज कलाएं हाशिए पे आ गई है। मतलब लगभग हर फील्ड जो पहले बहुत हाइट पे था आज वो हाशिए पे आ गया है, सिर्फ इसलिए कि यूथ और जो उम्रदराज लोग हैं उनके बीच में एक सामंजस्य नहीं है। पहले ये देखिए कि घर में एक बुजुर्ग होता था जो खाट पे पड़ा रहता था, उसके मतलब उसके बस में नहीं था कि वो हिल भी जाए, लेकिन उसके मुंह से निकला एक शब्द पूरे घर के लिए वेद वाक्य होता था। और वो आदमी भले ही लेटा है लेकिन उसका जो अनुभव था वो इतना गहरा था कि वो लेटे लेटे बता देता कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। एक अनुभव जो होता है, अनुभव और टेक्निक अगर दोनों बराबर मात्रा में मिलती है तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। और अगर हम दोनों अगर अनुभव अलग रहेंगी तो अभी जो हाल हो रहा है उससे भी बदतर होना है। लेकिन जो तकनीकी ज्ञान की बात बोल रहे हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि हम हर रिश्ते को एनकैश करने लगे हैं। और हम मतलब माँ बाप का भले ध्यान रखें नहीं रखें, शाम को लाइक कमेंट जरूर गिनेंगे बैठ के, जब मदर्स डे फादर्स डे आएंगे कि कितने लोगों ने मुझे लाइक किया। तो उसी के ऊपर एक तंज लिखा था मैंने। स्वागत ये है कि गूगल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, गूगल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम कितना ध्यान रखते हो, तुम कितना ध्यान रखते हो। अगर तुम नहीं होते तो हम कैसे करते साबित देशभक्ति। तुम नहीं होते तो कैसे करते साबित हम देशभक्ति, कैसे मनाते फादर्स डे मदर्स डे। सोशल मीडिया से पहले ये नहीं होते थे, बिल्कुल है ना, लेकिन माँ बाप की इज्जत तो वही थी, इज्जत ज़्यादा थी कि कैसे मनाते फादर्स डे मदर्स डे। तुम्हारी कोटेशन तो ऐसी होती है ना कि लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी और माताजी को तुम प्यार करते हो। मतलब कोटेशन जो निकाली जाती है और लगाते हैं बिल्कुल कि तुम्हारी कोटेशन तो ऐसी होती है ना कि लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी और माताजी को तुम प्यार करते हो। इमोशनल कर देते हो यार, इमोशनल कर देते हो यार। हम लोगों में अपने लिए जो भाव ढूंढते हुए चले गए वो इस जहाँ से, वो तो तुमने छुपा के रखे थे। हम लोगों में अपने लिए जो भाव ढूंढते थे वो इस जहाँ से चले गए, वो तो तुमने छुपा के रखे थे। यही हाल देशभक्ति का भी है। अच्छा, यही हाल देशभक्ति का भी है। पकड़ा देते हो एक से एक बढ़िया फोटो, एक अच्छा सा कोटेशन। पकड़ा देते हो एक से एक बढ़िया फोटो, एक अच्छा कोटेशन, लो जी हो गया काम, भेज दो सबको। लो जी हो गया काम, भेज दो सबको। हम भेजें उससे पहले हमारा मोबाइल बज उठता है, हम भेजें उससे पहले हमारा मोबाइल बज उठता है। भाई हम अकेले देशभक्त थोड़ी हैं। सही में भाई हम अकेले ही देशभक्त थोड़ी हैं। गूगल तो सबका है। ये सब देखकर सिर शर्म से उस वक्त झुक जाता है जब होता है महसूस कि हमारे पास कुछ नहीं। ये देखकर सिर शर्म से झुक जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी भावनाएं तक गूगल के पास हैं। बिल्कुल कटु सत्य, हमारी भावनाएं तक गूगल के पास हैं। तभी माँ बाप बहन भाई प्रेमिका या हर तरीके का रिश्ता निभाने हम हाथ फैलाते हैं गूगल के सामने। हम हाथ फैलाते हैं गूगल के सामने और दंभ भरते हैं तरक्की का, और दंभ भरते हैं तरक्की का। लानत है ऐसी तरक्की पर, लानत है ऐसी तरक्की पर जो हमसे हमारी ज़ुबान ही छीन ले, जो हमसे हमारी ज़ुबान ही छीन। पिता को याद करते हुए कि गुजार दिया उम्र का एक बड़ा हिस्सा हम सबके चेहरों पे खुशियाँ लाने में। गुजार दिया उम्र का एक बड़ा हिस्सा हम सबके चेहरों पर खुशियाँ लाने में। खुद को ना जाने कहाँ छोड़ दिया हमारे चेहरों पर खुशियाँ लाने में।
खुद को न जाने कहाँ कहाँ छोड़ छोड़ दिया, दिया। हमारे हमारे चेहरों पर खुशियाँ लाने में। इसे खुशनसीबी कहूँ या पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, इसे खुशनसीबी कहूँ या पिछले जन्मों के अच्छे कर्म जो आपका सिर पे हाथ मिला, हमारे चेहरे तक खुशियाँ लाने में, हमारे चेहरे पर खुशियाँ लाने में। वाह। हर पिता को ये करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता और वो जब ये करता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं हाँ, तो ये कोई आप बहुत बड़ा एहसान नहीं एहसान करते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं अगर आप करते। अपने माता पिता से प्रेम कर रहे हैं हाँ तो ये एक लॉजिकली सही बात है, हाँ। जो आप रिटर्न कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें मैं मेंशन करूंगा कि मैं थोड़ा मतलब पारिवारिक किस्म का इंसान हूँ। मेरे जब पिताजी बीमार रहते थे या मेरी माँ बीमार रहती थी तो मैं उनके पास से हटता नहीं, बैठा हूँ उनके पास। हाँ। और ये मेरा बेटा रोज़ देखता था। मुझे जब कोरोना हुआ गेट के बाहर बैठा रहता था, लेकिन बेटा 24 घंटे वहीं रहता था। ये वहाँ से मिला। वहाँ से मिला। जो बच्चे अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं, हाँ। वो बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। उनके कहीं ना कहीं उनके घर में ये चीज़ें ये हुई सिस्टम होगी। चालू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी कभी न कभी जाएंगे। माँ बाप पर बात करने के लिए तो भले आप 24 घंटे कहोगे तो हम कर सकते हैं, ये लेकिन वही समय आपके का समय अभाव की रहता सीमा है है। सर। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, अरे इतना सर, कीमती अरे समय सर। बिजी रोस्टर के बीच से मेरे रिक्वेस्ट को आपने अरे स्वीकारा। सर, ये- सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि आपके सानिध्य में बैठने के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि कोई बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अरे हुआ, नहीं, छाव में नहीं, बैठा अरे हुआ हूँ। बहुत नहीं। कवि वाणी में समय देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया कवि वाणी। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत देर से आया, अरे मुझे बहुत सर। पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं हम सामाजिक प्राणी हैं, तो ऐसे उलझे रहते हैं कि मैं वक्त नहीं निकाल पाया। आज भी झा साहब की डांट से मैं यहाँ अरे। फटाफट आ गया, है ना। दूसरा ये है कि मैं खुद भी चाहता था कि कहीं ऐसे रिश्तों पर बातचीत हो, तो आज कविवाणी ने जो मुझे ये मौका दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ कविवाणी का कि आज मुझे अपने मन की वो सारी बातें कहने का मौका दिया जो मैं बरसों से अपने अंदर दबाए बैठा था। शुक्रिया कविवाणी। धन्यवाद।